नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दोस्तों, प्यारी सी गुलाबी सी हल्की ठंडी वाली सुबह क्या आगाज़ हो चुका है और इस बदलते मौसम में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जब हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, कल तक जिस धूप से हम परेशान थे आज वो धूप हमें अच्छी लग रही है। तो जब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम खुद को बदल रहे हैं, तो ये जीवन के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब कभी हमारे सामने परिस्थितियाँ बदलें तो हम खुद को भी उन परिस्थितियों के हिसाब से बदलें। न सिर्फ बदलते मौसम के हिसाब से बल्कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के हिसाब से भी हमें खुद को बदलना होगा। तब जाकर हम अपने जीवन में जो खुशियां हैं, जो पल हमें मिलते हैं, उनका हम भरपूर आनंद, भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। क्यों सही कहा ना दर्शकों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो तमाम उतार चढ़ाव प्रकृति हमें सिखाने की कोशिश करती है। ये हमें बताती है कि जब वक्त बदलता है तो हमें भी बदलना ज़रूरी है, वरना हम जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे, जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जीवन का आनंद अगर उठाना है तो खुद को हर परिस्थिति में बदलना हमें सीखना होगा। और हर परिस्थितियों में जब खुद को बदलने की बात आती है तो एक चीज़ है जो हमें हमेशा सकारात्मक रख सकती है, वो होते हैं हमारे उच्च विचार। जी हाँ, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें हमारे विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की वाणी, उनके विचारों को हमेशा अपने जीवन में शामिल रखें। जी हाँ, इसलिए हमारा जो पहला सेगमेंट होता है ना, वो होता है हमारे बड़े बुजुर्गों के विचारों को, उनके अनमोल वचन को लिए। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हम अपने इस खास एपिसोड में विकलांगता के बारे में बातें करेंगे और इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे बीच अपर निशक्तता आयुक्त बिहार सरकार से शंभू कुमार रजक जी हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। सर, मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप अपर निशक्तता आयुक्त बिहार सरकार हैं। जाहिर सी बात है, विकलांग लोग आपके पास आते होंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दुख दर्द को आप करीब से देखते होंगे। हम तो सिर्फ उन्हें देखते हैं, लेकिन आप उनके दुख दर्द को करीब से देखते भी होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे करूँगी, उन बातों की जो शुरुआत है वो मैं करना चाहूँगी आम नागरिकों से, क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे घर में नहीं है, हमारे आसपास में है, तो उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को इस समस्या से दो चार होते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियां उनके सामने होंगी, लेकिन उस परेशानियों से पहले मैं बात करना चाहूँगी आम नागरिक की भूमिका की, कि क्या होनी चाहिए हमारी भूमिका उनके प्रति। देखिए, जहाँ तक आम नागरिक की भूमिका का सवाल है, हम भी पदाधिकारी बाद में हैं, पहले तो एक नागरिक है देश के। आप भी यहाँ एंकर बाद में हैं, पहले एक नागरिक हैं। तो हमारी आपकी जो इस पद पर नहीं हैं, जो इस रूप में काम नहीं करते हैं, उन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के लिए, देश के लिए। और उनकी भूमिका के बल पर ही हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ता है। तो हमारा देश, हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर तबके के लोग आगे बढ़ेंगे। आपने बात की दिव्यांगों की, दिव्यांगजन की, उनकी भी संख्या कम नहीं है। अगर एक भी वर्ग, एक भी कैटेगरी का कोई व्यक्ति अगर छूट जाता है, वो समाज छूट जाता है, तो हम उस समाज को विकसित समाज नहीं कह सकते। यह बात सही है कि दिव्यांगों की बहुत बड़ी समस्या है। आम नागरिक, बहुत से लोग काफ़ी सेंसिटिव होकर के, संवेदनशील होकर के उनके प्रति सोच रखते हैं, उनको उनके आगे बढ़ने के लिए, उनको सहायता देने के लिए हाथ भी बटाते हैं। लेकिन एक सामान्य धारणा ये है कि कहीं न कहीं
हम उनसे बचना चाहते हैं। हम कहीं किसी दिव्यांग को देखते हैं तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी जमात में उनको नहीं शामिल करना चाहते हैं। बेशक ये बात है, कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़कर भी काम कर रहे हैं। ऐसे भी समाज में लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, पवित्र काम किया है। लेकिन अधिकांश यह देखा जाता है कि दिव्यांगों को छोड़ करके लोग आगे निकल जाते हैं, वे उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी अगर 2-4 भाई बहनें हैं, उनके माता पिता चूँकि उनकी संतान हैं इसलिए अपने दिव्यांग पुत्र पुत्री के प्रति वो संवेदना रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परिवार का और सदस्य उनके प्रति उस तरह की संवेदना और सोच रखें और उनको आगे बढ़ाने में सहायक हो। और एक समय के बाद उनको वो अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं और इसका भी बड़ा नकारात्मक असर दिव्यांगों पर पड़ता है, उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। उनको स्वयं में लगने लगता है कि वे अपने परिवार पर, अपने समाज पर बोझ बने हुए हैं और इस कारण से वे हीनता के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आम नागरिकों से, अपने आप से, सभी से यही कहेंगे कि उनके प्रति इस तरह की धारणा को हम छोड़ दें। वे भी हमारे आपकी तरह व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं से उनमें विशेष क्वालिटी भी होती है। देखिए, अगर किसी के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कहीं न कहीं से अगर कुछ कमी है तो ऐसा नहीं है, ये तो कहावत आप जानते ही हैं कि ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है। तो देखिए, बहुत सारे वैसे उदाहरण के तौर पर दिव्यांग हैं जो हम आप नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, हाथ पांव जिनके सही सलामत है वो नहीं कर सकते, उनसे भी बढ़ करके दिव्यांग व्यक्ति वो काम कर देते हैं। चाहे लेखन का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, एक से बढ़कर एक दिव्यांग हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है दिव्य अंग उनके पास होता है। हमारे ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के पास अगर दृष्टि नहीं है, दृष्टि बाधित है, ढेरों ऐसे उदाहरण हैं। चूँकि वैसे लोगों से हमारी ही मुलाकात होती रहती है, आपसे भी मुलाकात हुई होगी, जो दृष्टिबाधित हैं लेकिन उनका दिमाग इतना चलता है कि हम आप वैसा काम नहीं कर सकते, खास क्षेत्र में बड़ा से बड़ा काम कर देते हैं। जो पैर से चल नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी देखा गया है पैर रहते हम आप उतना नहीं चल पाते, वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो जीवन की ऊंचाइयों पर एकदम रोल मॉडल बन करके वो लोगों के सामने आते हैं। अब बात करूंगी, चूँकि 5 साल से आप अपर आयुक्त हैं निःशक्तता विभाग में, अभी आप हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, उनके दुख दर्द को आपको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की समस्या से वो लोग दो चार होते हैं। देखिए, हमारे कार्यालय में स्वयं निःशक्त लोग तो आते ही हैं, साथ ही साथ उनके अभिभावक भी आते हैं, उनके परिवार के लोग भी आते हैं। निःशक्त लोग जो परेशान हैं किन्हीं कारणों से, ऐसा भी होता है कुछ वैसे भी निःशक्त लोग हैं जिनके ज़मीन जायदाद के मामले नहीं सुलझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी निःशक्त हैं जिनके पड़ोसी उनको तंग करते हैं, उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके परिवार के लोग दबंगता दिखा करके उनको कमज़ोर समझते हुए उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। तो वैसे लोग भी हमारे पास आते हैं और बहुत दुखी होकर के आते हैं। ऐसे भी दिव्यांग हैं जो रोज़गार मांगने के लिए आते हैं, इस तरह के भी लोगों की कमी नहीं है। साथ ही साथ वैसे दिव्यांग जिनको किसी कारण से अगर योजना का लाभ मिलने में कठिनाई हो रही है, वैसे भी लोग आते हैं। हर तमाम तरह के लोग आते हैं। पारिवारिक विवाद से ग्रसित लोग हैं, पति पत्नी के बीच झगड़ा है,
वैसे लोग भी अपनी समस्या को लेकर के हमारे कार्यालय में आते हैं। डिफरेंट तरीके के उनका प्रॉब्लम होता है और उसमें मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 2 तरह से लोग हमारे पास आने का तरीका क्या है। एक तो वैसे भी लोग आते हैं जो बड़ी विनम्रता के साथ हमारे पास आते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं। भरसक हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे ऑफिस का जो कार्य है, जो दायित्व है, उसको हम लोग निभाएं। दूसरे जो समस्या से ग्रसित है तो काफ़ी एग्रेसिव भी रहते हैं। स्वाभाविक है, अगर वो तंग हैं, उनको पास पड़ोस के लोग तंग करते हैं तो काफ़ी गुस्से में भी आते हैं। हालांकि मेरे सामने अब तक वैसा एक भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं आए जो मेरे समक्ष बैठ करके गुस्से में बात किए हों। वो तो बेचारे खुद परेशान हैं, लेकिन परिस्थितियों के प्रति चूँकि वो हीनता की भावना से भी कहीं ना कहीं से ग्रसित हैं। कुछ दिव्यांग ऐसे भी आते हैं जिनमें आत्मविश्वास भी है, वैसे लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग जिन कारणों से वो परेशान हैं उसके प्रति क्षुब्ध हैं, गुस्से में हैं। एक बार तो मैं आपको बताऊं कि आधी रात को एक दिव्यांग ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, अमुक थाना प्रभारी को आप फ़ोन कर दीजिए, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। देखिए, उसमें 2 बात हो सकती है। उस समय थोड़ी परेशानी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात को भी फ़ोन उठा लूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है कि रात को। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रात को फ़ोन कर रहा है तो कोई ना कोई बात अवश्य होगी। दोनों बात उसमें हो सकती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में परेशान हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वही व्यक्ति फ़ोन कर रहा हो जो परेशान हो। तो वहाँ कभी कभी असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो यथासंभव उनसे बात करके और उनको शांत करके उनको समझाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। उनसे फिर लिखित रूप में अगर पॉसिबल है उनसे, तो मैं मंगा करके जहाँ तक हो पाता है उस पर एक्शन हम लोग ज़रूर लेते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं, जो भी आएंगे परेशानी में ही आएंगे। जी हाँ, बेशक। और ये बात जो आपने कही कि आधी रात को भी आपको फ़ोन आया, तो जाहिर सी बात है जब हम परेशान होते हैं तो उसे ही याद करते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है, और ये बताता है कि किस तरह से आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। जो लोग आपको प्यार करते हैं और आपसे उम्मीद भी रखते हैं, जाहिर सी बात है इतना बड़ा पोस्ट है तो जिम्मेदारियां भी आपकी काफ़ी बड़ी होंगी, लोगों को उम्मीद भी आपसे उतनी ही होगी। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप अपर निःशक्तता आयुक्त हैं, तो क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपकी? देखिए, हमारे कार्यालय की तो स्वाभाविक है, कोई भी कार्यालय है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर दिव्यांगों की अगर कोई समस्या है, वो लिखित रूप में अपनी समस्या को हमारे कार्यालय को देते हैं। तो जो भी पदाधिकारी या जो उससे संबंधित है कर्मी, उसको हम लोग यहाँ से निश्चित रूप से एक पत्र लिखते हैं या फ़ोन पर भी बात करके उनको बताते हैं कि ये आपसे संबंधित मामला है, कृपा करके आप इसका निष्पादन करें। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग की होती है कि उसको हम लोग लाइन अप कर देते हैं। उसके बाद हमारे कार्यालय में चूँकि वो कोर्ट भी चलाने का पावर है, तो दोनों पक्ष के लोगों को बुला करके उसको सुनते हैं। दिव्यांगों की बातों को हमारे कार्यालय में जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में इसको सुना जाता है और यथासंभव प्रयास किया जाता है कि उनको उस मामले को वहीं पर निष्पादित कर दिया जाए। जो कर्मी हैं, कोई पदाधिकारी हैं, जिनके लेवल पे अगर कोई काम लंबित रह गया है तो उनको निर्देशित किया जाता है, उनके लिए आदेश पारित किया जाता है, ताकि उन दिव्यांग भाई बंधुओं को, दिव्यांग भाई बहनों को सही न्याय मिल सके। तो इस तरह की बातें होती हैं। चूँकि पूरे स्टेट में जहाँ भी कोई दिव्यांग है, चाहे वो सरकारी कर्मी क्यों न हो, सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हों या आम नागरिक हों, किसी तरह की कोई अगर समस्या होती है तो वो हमारे यहाँ लिखित रूप में वो कंप्लेन करते हैं हमारे कार्यालय को,
और कार्यालय अपने दायित्व के अनुसार उसको जो पावर सौंपा गया है, जो दायित्व सौंपा गया है, उसके अनुसार वो उसका निष्पादन करने की कोशिश करता है। क्या बात है। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, 5 साल से आप उनके दुख दर्द को देख रहे हैं, तो कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जो जीवन से बिल्कुल हताश हो चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे, तो उन्हें किस प्रकार आप फिर मोटिवेट करते हैं जीवन के प्रति? उन्हें फिर कैसे उनकी गाड़ी जो है वो पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब कोई दिव्यांग हमारे पास आते हैं, हमसे मिलते हैं, चाहे कार्यालय में या कार्यालय के बाहर भी, तो और अगर वो पढ़े लिखे हैं, तो मेरे मन में पहली बात तो यही आती है कि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, जिस कार्यालय में बैठा हूँ, उस कार्यालय में इनको भी होना चाहिए। क्योंकि हम आप आम नागरिक कोई भी हों, संवेदना रख सकते हैं, संवेदनशील होकर के उनके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स को, जिन समस्याओं को वो खुद फेस करते हैं, हम आप नहीं फेस करते हैं। तो जो स्वयं उस समस्या को फेस कर रहा है, उसका सामना कर रहा है, अगर वो व्यक्ति हमारे आपकी जगह पर आ जाए, आपके बदले में बैठ करके हमसे सवाल करें और हमारे बदले में बैठ करके आपको जवाब दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा समझ पाएगा। तो हम उनसे यही प्रार्थना भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं और ये कहते हैं कि आप भी एजुकेशन प्राप्त करके यथासंभव, चूँकि स्वाभाविक है वो तो अपने जीवन के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों की सहायता लेकर के, हमसे आपसे सहायता लेकर के वो भी आगे बढ़ें। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड हो जाते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कहीं अपनी बातों को रख सकते हैं, बोल्डली उस समस्या का सामना कर सकते हैं, तब कोशिश करते हैं कि उनके अंदर उन चीज़ को जगावें। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास होगा। कई ऐसे भी दिव्यांग हमारे पास आए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको कुछ कुछ समस्याएं रहती हैं, तो जो हमारे कार्यालय में प्रोविज़न है उसके अनुसार उनकी समस्या को सुलझाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट किया जाए और उस मोटिवेशन से कुछ लोगों को लाभ भी हुआ है। ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं जो स्वयं दिव्यांग हैं, उन लोगों ने मेहनत करके सरकार में ऊंचे ऊंचे पद को ही प्राप्त किया है। वैसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। उसके बाद भी वो हमसे मिलने आए हैं, फ़ोन पर बातें की हैं, उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया है। और उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जहाँ हैं वो उनसे बहुत आगे बढ़ें। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ वैसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिन्होंने मेहनत करके उस पद को प्राप्त किया है, तो उनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है और भी उनको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने बारे में प्रयास करने की ज़रूरत है। हम उन लोगों को यही कहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें, अपनी पहचान को बनाएं। बहुत लोगों ने पहचान बनाई है, लेकिन जहाँ तक संभव है वो अपनी पहचान को बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी हाँ, बेशक। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में समाज को भी एक अहम भूमिका अदा करनी होगी। कहीं ना कहीं अगर दर्शकों हमारे आसपास या हमारे घर में ऐसे व्यक्ति हैं तो हमें उन्हें सबसे पहले शिक्षा से जोड़ना होगा, क्योंकि अगर हमने उन्हें शिक्षा प्रदान कर दी, उन्हें शिक्षित कर दिया, तो वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे और वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जहाँ वो डिज़र्व करते हैं। और अगर हमने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें हीन नज़रों से देखा, उनके अंदर नकारात्मकता आ गई, तो एक तो वो पहले ही अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष की कहानी तब और भी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए, अपने हाथ आगे बढ़ाइए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए अपने साथ आगे ले जाएं। तभी उनके जीवन में हम सकारात्मकता ला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई। बहुत से लोग हैं जिन्हें आपने बताया कि कुर्सी पर बैठकर भी और अपने कार्यालय में और कार्यालय से बाहर भी आप ऐसे लोगों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत
सोच आपकी, मैं कहूँ या कहूँ कि बहुत ही शानदार लाजवाब आपकी पर्सनालिटी की, ऐसे लोगों की आप मदद करना चाहते हैं। तो ये जो सिलसिला है, इसकी शुरुआत कब से हुई? कब आपने सोचा कि चलो मैं तो इस पद पर हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो समाज कल्याण की जो भावना आपके अंदर जागी, ये जो सफ़रनामा है आपका, वो मैं जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, हर एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है और वो सोचता है कि ऊंचे से ऊंचे पद पर जाए। उसी क्रम में मैंने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की और मैं ये सोचता था कि मैं ऐसे पद पर जाऊं जहां से कुछ करने का मौका मिले। कहा जाता है, सच भी है, कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही परिवेश बनता है। अंदर से जो भावना जागृत होती है, कहीं न कहीं से वो आपके व्यक्तित्व में आता है और वहाँ वो पहुँचाने में सहायक होता है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि कुछ ऐसा करूं, ऐसे पद पर जाऊं, ऐसे रूप में जाऊं ताकि उस कैपेसिटी में रह करके मैं कुछ कर सकूं। तो स्टूडेंट लाइफ से हमारे अंदर एक सेवा की भावना थी। अब यहाँ आकर के मैं सेवा कर रहा हूँ कि नहीं, यहाँ तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि नौकरी करते हुए मुझे इस तरह का काम करने का मौका मिलता है। और जब प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने पास किया, उसके बाद यह पद मुझे मिला और उस विभाग में जब मैं आया तो इस रूप में काम करने का मौका मिला। आपने बताया कि कैसे आपके अंदर जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे थे तो आपके मन में था कि कुछ ऐसा पोस्ट मिले कि आप समाज कल्याण में भी अपना योगदान दे सकें, और ईश्वर ने आपकी सुनी और आपको इस पोस्ट पर पहुंचाया। लेकिन मैं बात यहां पर करना चाहूँगी आपकी पहली पोस्टिंग की, कि कैसे, कब और कहाँ, कैसे क्या कुछ किया आपने और कहाँ पोस्टिंग हुई थी? जी, इस पद पर आने के पहले, इस विभाग में आने के पहले मैं बिहार सरकार में ही एक टीचर की नौकरी भी किया करता था। अच्छा। यूँ तो पहले भी कई नौकरियां मुझे मिली, लेकिन अंत में मैंने 1999 ईस्वी में टीचर के पद पर मैंने ज्वाइन किया था और उस रूप में मैंने कई वर्षों तक काम भी किया। उस बीच में हमने ये देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खास करके उसमें हर तरह के वैसे बच्चे जो मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, जिनके बाल में कंघी नहीं होती है और बिना नहाए हुए विद्यालय आते हैं, तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि उन लोगों को साफ सफाई कैसे सिखलाया जाए और उससे मुझे सफलता भी मिली। दूसरी बात मैंने यह देखी कि छोटी छोटी बच्चियां जो पढ़ती हैं, 2-4 क्लास पढ़ने के बाद उनकी संख्या कम हो जाती थी। अब तो ऐसी बात नहीं है, अब तो बहुत जागरूकता आई है, लड़कियां पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ने लगी है। लेकिन उन दिनों ये मैं देखता था कि ड्रॉप आउट की बात थी, ये समस्या थी। तो मैंने पता लगाया तो देखा कि बचपन में ही उन लोगों की शादी हो जाती है। अपने बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेरी शादी भी बचपन में ही हुई थी। अच्छा। तो मैं इससे बहुत सेंसिटिव हो गया कि लड़के के रूप में मेरी शादी बचपन में हुई तो मेरी पढ़ाई थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो अगर उनकी शादी बचपन में कर दी जाए, एक तो ऐसे भी वो कानूनन गलत है, क्योंकि वहाँ पर जागरूकता की कमी थी। मैंने वहाँ पर सीधे कुछ माताओं को बुलाया, महिलाओं को बुलाया और ने कहा कि आपने जो समस्याएं झेली हैं, क्या अपनी बच्चियों को इसी में ढकेलना चाहते हैं? मेरी बातों का बड़ा असर पड़ा, संख्या बढ़ने लगी। जब तक मैं रहा वहाँ पर बच्चियाँ भी पढ़ने लगी। तो ये सब कुछ लाइफ में अगर देखने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जिसके लिए आप काम करते हैं और उसमें अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो भी नौकरी करते हुए आप काम आते हैं,
सोसाइटी में किसी वर्ग के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। एक तो वो बात है। जब मैं इस विभाग में आया, मैं इसके पहले दूसरे ज़िले में पोस्टेड था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ दिव्यांग भाई बंधु लोग हैं जिनको बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो जो हमारे नीचे के कर्मी होते थे या जो पदाधिकारी जिनसे मैं काम करवा सकता था, तो हमेशा उनके साथ लाइजनिंग करता रहता था। उसमें भी कुछ सफलता मिली। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सफल हुआ, लेकिन बहुत हद तक सफलता उससे ही मिली। एक बार की बात है कि कुछ दिव्यांगों को पेंशन दिए जाने की बात थी, तो मैंने उस समय मन ही मन ये प्रण किया था, दीपावली का समय था, कि अगर इनको जब तक पेंशन नहीं मिलेगा अपने घर में मैं दीपावली नहीं मनाऊंगा। क्या बात है। और मेरे परिवार के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बेटियों ने, मेरी पत्नी ने, वो सब ने सपोर्ट किया और इसमें सफलता भी मिली। जैसा हम चाहते थे परिवार के सहयोग से, वैसा हुआ भी कि आप जिस वर्ग के लिए काम करते हैं, जिनके लिए आपको काम करने का मौका मिला है, तो अगर उसके लिए आप कुछ कर पाते हैं तो आप भी खुश रहते हैं। हमारे घर में जब उनके घर में दिवाली मनने की स्थिति आ गई, तो हमारे घर में भी दीपावली मनी। क्या बात है। और ऐसी दीपावली अगर हर इंसान मनाने लगे तो कह सकते हैं कि किसी भी घर में फिर अंधियारा नहीं रहेगा। दीप से दीप जलें तो हर ओर उजाला रहेगा। और दर्शकों, हमें यही करना भी है कि सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखनी है, हमें हमारे आसपास के लोगों की भी खुशियों का ख्याल रखना है। और कह सकते हैं कि इसमें आपके परिवार वालों का भी जो सपोर्ट रहा वो भी काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि आप तो समर्पित है ही, आपके अंदर तो सेवा भाव है ही, परिवार के अंदर भी ये सेवा भाव होना, ये समर्पण दिखना और रहना बहुत बड़ी बात है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए। और एक बात के लिए और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप ऐसे वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमान, जिनसे बातें करके हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम अपने सेवा भाव को अगर अपने अंदर रखते हैं, अपनी सोच को ऐसा बनाकर रखते हैं कि हमें औरों के काम भी आना है, तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा। इसलिए आप भी अपनी सोच को हमेशा उम्दा रखें, पॉजिटिव रखें। तो फिलहाल वक्त है आपसे पूछने का कि कैसा लगा आपको हमारा आज का ये अंक। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।